हमारा विनम्र निवेदन आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि वो आशीर्वचन दें। जय श्री राम। मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, भारतीय चित्र साधना के आयोजन सचिव श्री सुरेंद्र यादव जी, फिल्म निर्देशक श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, और जिनको अभी हम सुन रहे थे, बहुत सा एक चित्रपट पर जो फिल्म हम देखते हैं वहाँ तो शायद एक टेम्परेरी थोड़ी देर का एक विचार और एक मन का भाव चलता रहता, लेकिन जो प्रत्यक्ष जब हमने सुना है श्री विवेक रंजन जी को, तो ऐसा लग रहा था कि एक पूरी कला और पूरा चित्रपट पर एक पूरी कथा चल रही है। जिस प्रकार का आपने सारा विषय बताया और वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही एक अच्छे प्रकार से अग्निहोत्री जी ने विषय हमारे सामने रखा। और फिर विख्यात गायक जो जब बोलना शुरू करते हैं तो भाषण के बजाय गाने पर आकर के जैसा मनोरंजन हमारा करते हैं, जैसे भाई दिलेर पेंदी जी, हमारे बीच में शिक्षा जगत के पुरोधा श्री बीके कुठियाला जी, आज इस अवसर पर पधारे मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए फिल्म जगत के फिल्म हस्तियाँ और इस जगत के जो 600-650 लोग यहाँ विराजमान हुए, सब अपना अपना योगदान देने के लिए आए, ऐसे सभी महानुभाव, इस अवसर पर आपका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। बात मित्रों भाइयों बहनों चल रही है फिल्म की। अब ये फिल्म है, पिक्चर है, सिनेमा है, जो भी नाम इसका रखते हैं, बहुत प्रकार के विषय मन में बैठे बैठे आ रहे थे। कोई मैं यहाँ बोलने के लिए करने के लिए आया था, ऐसा नहीं है। मुझे तो ये कहा कि कुछ बंधुओं से आपका परिचय हो जाएगा, मिलना हो जाएगा, और फिल्म जगत में एक नई दिशा के अंदर हम जो काम कर रहे हैं भारतीय चित्र साधना के माध्यम से, उसमें कुछ योगदान कोई हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मेरे मन में आया थोड़ा चलेंगे, विचार करेंगे। लेकिन जब इस फिल्म के बारे में विचार कर रहा हूँ तो फिल्म का इतिहास, वो चाहे दादा साहब फाल्के के पहली फिल्म बनाने के समय से लेकर मूक फिल्में जब चलती थी, बाद में जो फिल्म ऐसी बनी जिनका आवाज़ भी साथ में रिकॉर्ड शुरू हो गया। शायद आलम आरा पहली फिल्म थी कि जिसमें आवाज़ भी साथ आई, वरना उससे पहले मूक फिल्में होती थी। पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र जी के नाम से बनी थी और ये सिलसिला शुरू हुआ। शुरू होने के बाद किस प्रकार की फिल्में बने, ये बात ठीक है कि पहले किसी महान व्यक्ति के जीवन की कथा वो कैसे न कैसे समाज के सामने आनी चाहिए कि उसका आदर्श क्या था, उसमें गुण क्या थे, विचार क्या थे, और उस जीवनी से समाज आगे क्या सीख सकता है। क्योंकि ये ज्ञान प्रवाह या तो श्रवण से मिलता है, या पठन से मिलता है, या दृश्य से मिलता है। पठन के लिए पुस्तकें छापी जाती हैं, कहानियां लिखी जाती हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं, इतिहास उसमें भरा जाता है, उससे बहुत सी प्रेरणा, बहुत से विचार, संस्कार हमको मिलते हैं। कहानियां, कथाएं हम सुनते हैं, हमारी दादी नानी सुनाती है, बचपन में जब हम सुनते हैं उनका भी कितना असर होता है सुनते हुए, उसमें संस्कार होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, बच्चा कैसे बड़ा होकर के अच्छा नागरिक बने, ये हमारी दादी नानी की चिंता रहती थी। और उसी में से दृश्य किस प्रकार से पटकथा को दृश्यावली के माध्यम से दिखाया जाए, ये फिर पटकथा का सारा सिस्टम शुरू हुआ। बाद में ये मनोरंजन के रूप में चला गया, क्योंकि हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होने लगी। उसको लगा कि मजा किस चीज में आता है, चलो 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, शायद जीवन के अंदर बहुत से उहापोह होते हैं, तनाव चढ़ाव उतार होते हैं, तो उसको भूलने के लिए चलो आज फिल्म देख के आते हैं, उसमें मनोरंजन होता है। मनोरंजन होते होते दिशा बदल गई, भोंडी फिल्में भी शुरू हो गई, अश्लीलता भी उसमें घुस गई। तब ये कुछ लोगों को चिंता हुई इस बात की कि अगर ये दिशा आगे पकड़ गई तो जो हम संस्कार देने की बात करते थे फिल्मों के माध्यम से, वो तो कुसंस्कार में बदल गया। दिशा बदल जाएगी तो समाज में विकार आ जाएंगे। एक होड़ लग गई, और उस होड़ के अंदर आज आवश्यकता इस बात की है कि फिल्मों को उस दिशा में न ले जाने दिया जाए। जब ये टेलीविजन आए, उससे पहले फिल्में कुछ बच्चे, कुछ नौजवान छुप छुप के देख के आते थे, कहीं माता पिता को पता ना लग जाए, क्योंकि हर प्रकार की फिल्में बनती थी। अच्छी फिल्म आती थी, शायद वो बहुत ज़्यादा चलती भी नहीं थी। मुझे ध्यान में है कि उपकार फिल्म आई थी मनोज कुमार जी की, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, अच्छी थी, संस्कार देने वाली थी। लेकिन अब ठीक मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि शायद उतनी लंबी नहीं चली होगी जितनी लंबी शोले चली होगी, क्योंकि किस प्रकार का उत्तेजना मन में पैदा करने वाले दृश्य ये दिखाए जाए जो सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ आनंद दे दें, मजा दे दें, और मनुष्य स्वभाव से अच्छाई की सीढ़ी पर चलना कम चढ़ता है,
गिरावट की ओर आगे बढ़ने के लिए उसको अवसर मिल जाए तो उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। हमें इसमें एक विवेक रख करके इन चीज़ों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जब टेलीविज़न आया तो ऐसी फिल्में ऐसी भी दिखाई देने लगी उस समय टीवी के ऊपर, चलचित्र के ऊपर, कि परिवार के सब लोग बैठ करके एक साथ फिल्में देख नहीं सकते। उसका दुष्प्रभाव हुआ। उसको रोकने के लिए फिर ये भारतीय चित्र साधना जैसे संगठन और संस्थाएं, उन्हीं का आज स्वरूप जो आज हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे लोगों ने मोर्चा संभाला है और अच्छी फिल्में कैसी बनाई जाए उन फिल्मों की ओर आगे बढ़ने लगे। मैं तो आज इतना ही कहूँगा कि सामने वाले व्यक्तियों को हमको संभालना है, समाज को संभालना है, नागरिक को संभालना है। फिल्म, अच्छी फिल्म ये लोगों को बनाती है, अच्छा बनाती है, बिगाड़ भी देती है। और अच्छे लोग बन गए तो समाज अच्छा बन जाएगा, बुरे लोग बन गए तो समाज खराब हो जाएगा। हमको भविष्य की चिंता करनी है तो अच्छी फिल्मों की ओर आगे बढ़ें। हाँ, एक बात और कभी ध्यान में आती है कि हमको एक और बात भी बतानी चाहिए, हो सकता है फिल्म जगत के वो हित में ना हो, वो ये है कि हर व्यक्ति उसको ये संस्कार देना चाहिए, वो पहले अपने आप को पहचानना शुरू करे और वो खुद जो अपना जीवन जी रहा है उसके जीवन में भी उसी प्रकार के उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। मस्तिष्क में विचार आते हैं, मन के भाव उठते हैं, विचारों के और भाव के ये संघर्ष भी चलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन शुरू से लेकर आखिर तक जो स्वयं सोचना शुरू कर दे और एक 15 मिनट सोच ले कि मैं कहाँ से चला था, कौन सा सफ़र किया, पढ़ाई की तो क्या हुआ, फिर अपने व्यवसाय को शुरू करने लगा तो क्या हुआ, शादी हो गई, शादी के बाद क्या हुआ, परिवार बस गया, उसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ, कौन कौन सी कठिनाइयाँ, बुराइयाँ क्या क्या आई, आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर 15 मिनट के लिए आदमी अपना 50-40 साल का या 20-25 साल जो उसकी आयु है, अपने जीवन को एक बार बैठ के 15 मिनट याद कर ले, पूरी फिल्म बन जाती है। फिल्म से नीचे नहीं होता वो पूरी फिल्म बन जाती है। मेरी आयु आज 70 साल की है। निंदाना गांव में जन्म हुआ था, बहुत छोटा था। वो घटना भी आज याद है जब चारपाई का जो बाही होती है, जो बांस होता है चारपाई का, उस बाही के साथ मैं जब ऊपर चढ़ने लगा तो मेरे पेट के ऊपर एक फोड़ा, एक फुंसी थी, वो फुंसी रगड़ खा के वो टूट गई, फुंसी फूट गई, लोहा अपना लहू लुहान हुआ, दर्द हुआ। परिवार के लोगों ने संभाला। यानी आयु क्या रही होगी, 4 वर्ष। इतनी छोटी कद का एक व्यक्ति, जो बालक, उसको अपनी वो घटना याद है। और उस समय से लेके आज, उस समय क्या मन में ख्याल आया था कि ये दायित्व मिलेगा, क्या मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अब फिल्मों भी उतार चढ़ाव ऐसे ही दिखाए जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति, कहानी उसकी ऐसी बनती है, वो कुछ भी बन जाता है और ऊपर बन करके कहीं भी वो गिर जाता है। समाज में अच्छा काम करने के लिए किसी प्रकार का अच्छा काम भी कर जाता है। समाज के अंदर चेतना जागृत होती है और गिरावट आती है तो व्यक्ति के जीवन में कितनी गिरावट आ जाती है। ये सारे फिल्मी दृश्य तो होते ही हैं। वो फिल्मी दृश्य हमारे जीवन में भी तो आ ही सकते हैं। हम कल्पना करें कि हम किस प्रकार से कोई अच्छा काम कर सकते हैं। कल्पना की जाती है कि व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार एक राजा, संतान नहीं थी, निसंतान उस राजा का देहांत हो गया। नियम ये होता है कि उत्तराधिकारी जो बनेगा वही उस राजा का यानी मरने के बाद दाह संस्कार करेगा। अब राजा ने अपना उत्तराधिकारी बनाया नहीं था, निसंतान था। समस्या आ गई कि उत्तराधिकारी पहले बनाओ। उनके मंत्रीगण बैठ करके विचार करने लगे। बहुत आसान नहीं होता है, विवाद हो गया। देर तक बैठे रहे, विवाद सुलझा नहीं। राज पुरोहित को बुलाया गया। बहुत देर रात, ये समस्या का हल नहीं निकल रहा, क्या करें। राज पुरोहित ने कहा कि एक भाग्य के ऊपर ये छोड़ दो कि कौन राजा बनेगा। अब कैसे बनाए राजा, भाग्य पर कैसे छोड़ेंगे। उनका सब सो जाओ। उस समय मोबाइल वगैरह होते नहीं थे। दरवाजे बंद कर दो, सुबह उठो, उठते ही सूर्य की पहली पौ फटने पर दरवाजे के बाहर दरवाजा खोलो, जो व्यक्ति पहला आ जाए उसको बुला करके राजा बना दो। बहुत भाग्य के ऊपर खेलने की बात थी। सबने मान लिया भाई किसी का स्वार्थ नहीं है, कोई इसमें वैसी बात नहीं है, जो निर्णय तो भाग्य कर देगा, जो कर देगा। सो गए, दरवाजा खोला, सुबह उठते ही एक कमंडल हाथ में लिए हुए व्यक्ति आ गया। उसने कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। भिक्षा मांगने के लिए आ गया। और भिक्षा मांगने के बाद जब मांगने लगा तो मंत्रियों ने कहा कि नहीं छोड़ो, कमंडल रखो साइड में, पहले अंदर आओ। आज से तुम भिखारी नहीं, आज से तुम हमारे राजा हो। बोले क्या मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं, ये हमारे राज दरबार का फैसला है। बुला लाए, राज पोशाक पहनाई, राजा की पोशाक बना करके राज्याभिषेक करने लगे। तो समझदार था थोड़ा व्यक्ति, कहने लगा देखिए आपकी बात तो मैं मंजूर कर लूंगा, मुझे आप राजा बनाओ। एक छोटी सी मेरी शर्त है, उसको अगर मान लो तो मैं राजा बन जाऊंगा। क्या शर्त है। शर्त यह है कि मैं 23 घंटे राजा का काम करूंगा, दिन में 24 घंटे में से केवल 1 घंटा मेरा व्यक्तिगत होगा। आप मुझे 1 घंटा मेरे कमरे के अंदर मैं अपना काम करूंगा, 23 घंटे आके फिर राजा बनूंगा। मंत्रियों ने आपस से विचार मंत्रणा की। मंत्रणा करने के बाद कहा कि
आखिर राजा सोता भी तो है, व्यक्तिगत काम भी तो करता है, कौन सा 24 घंटे राजगद्दी बैठना होता है। 1 घंटा और इनको व्यक्तिगत देते हैं तो उसके बाद भी राजा का काम तो चल ही जाएगा, राजा के नाम से काम चलता है। कहने के मंजूर है। अब वो 23 घंटे राजा रहे, 1 घंटे अपने कमरे में चला जाए, वापस आके फिर राजा का काम, फिर 1 घंटा। 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद उनके जो जासूस थे, गुप्तचर थे, जो गुप्तचरों को ध्यान में आया कि एक बार पता तो करें 1 घंटे करता क्या है, कहीं ऐसा तो ना हो कि कोई षड्यंत्र ऐसा रच रहा हो और कल को हमारा राजपाटी चला जाए, टॉपल हो जाए राजगद्दी। उन्होंने पता किया, सूत्र होते हैं अपने अपने सब गुप्तचरों के, तो उन्होंने क्या देखा कि राजा अंदर कमरे में जाते हैं, अपनी जो राजा की पोशाक है वो उतार करके खूंटी पर टांग देते हैं और बाद में वो जो भिखारी वाले कपड़े हैं वो कपड़े पहन करके कमंडल उठा करके दीवार के साथ साथ घूमते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अब ये करने लगे। राज दरबार में अचानक प्रश्न उठा के, महाराज ये तो हमने पता कर लिया कि आप क्या करते हो, लेकिन प्रश्न इतना ही है कि आप क्यों करते हो। कहने लगा अगर आपको यही पता नहीं मैं क्यों करता हूं तो काहे कि आप राज दरबारी, इतनी बुद्धि इतना ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। नहीं महाराज हमें समझ में नहीं आया, बताओ। कहले देखिए जिस भाग्य ने मुझे राजा बनाया है अगर उसी भाग्य के कारण से वापस भिखारी बन गया तो अपना काम तो ना भूल जाऊं। तो ये मन का भाव है। मन का भाव ऐसा व्यक्ति को बनाकर रखेगा, कभी दुखी नहीं हो सकता, हमेशा सुखी रहेगा। एक गांव का बालक, निंदाना गांव का बालक आज मुख्यमंत्री बन जाता है। बनने के बाद बहुत बड़ी शक्ति, ताकत, प्रभाव सब मिला है। उस प्रभाव के कारण से कुछ भी हम कर बैठते हैं, कर लेते हैं। आज भी मैं वित्त मंत्री होने के नाते एक अधिकार मेरे पास होता है कि जितना वित्त प्रदेश का होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे किसके मद में कितना पैसा लगाया जाए। 1,90,000 करोड़ रुपए का आज बजट पेश किया मैंने। अगर ये गलतफहमी मुझे हो जाए कि 1,90,000 करोड़ रुपया मैंने किया और मेरा है तो उससे बुद्धिहीनता और ज्यादा नहीं हो सकती। मुझे तो विचार रखना है कि मैं क्या हूं, मैं एक नागरिक हूं, सामान्य नागरिक हूं प्रदेश का, और सामान्य नागरिक के नाते से मेरी व्यक्तिगत हैसियत जितनी है उतनी है। लेकिन ये 2,80,00,000 लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बना के दायित्व दिया है, उस दायित्व का निर्वह कर रहा हूं। मुझे ये घमंड नहीं है इस बात का कि हाँ कोई मेरा इतना बड़ा स्थान बन गया। व्यक्ति अपने आप को, जीवन को इस फिल्म के रूप में देखे, उस फिल्म के रूप में देख करके ना कभी वो परेशान हो सकता है, ना कभी बहुत प्रसन्न हो सकता है। संतुलन बना करके स्थित प्रज्ञ, गीता ने कहा स्थित प्रज्ञ होकर जो व्यक्ति रहेगा उसके जीवन का आनंद ही अलग है। और जो इस प्रकार का काम करेगा उसको ये चित्रकला की फिल्मों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं होती। फिर मैं कोई चित्रकला के विरोध में नहीं हूं, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में इस उतार चढ़ाव के कारण से, आनंद लेने के कारण से पैसा खर्च के फिल्म में जाए, इसकी बजाय सोचे कि संस्कार अच्छे लेने के लिए इस फिल्म में आगे की तरफ अपने बच्चों को, परिवार को बढ़ाना चाहिए। और वो अगर इच्छा करेगा नागरिक तो फिर फिल्म जगत को फिल्में बनानी भी पड़ेंगी। वैसे आज डिमांड और सप्लाई में यही फर्क है कि आवश्यकता किस चीज की महसूस करते हैं। जो अग्निहोत्री जी ने कहा कि कितने की फिल्म हुई, कितने पैसे मिले, कितने बचे। अगर समाज में एक चेतना चली जाए कि हमको गलत फिल्में नहीं देखनी, अच्छी फिल्म पर पैसा खर्च करेंगे, तो फिर वो दोनों काम चल जाएंगे। फिल्म निर्माता भी उसी प्रकार की फिल्म बनाएगा जिसकी उसकी डिमांड हो जाएगी। तो मित्रों, भाइयों बहनों, हम भी थोड़ी भूमिका अपनी हरियाणा सरकार के नाते इसमें निभाना चाहते हैं। उसमें हमने, क्योंकि फिल्म जगत एक बड़ा जगत हो गया है, इसके अंदर एक विधाएं हैं, कला छुपी हुई है, और उस कला को प्रदर्शन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चाहिए, वो भी आवश्यकता होती है। इसमें रोजगार बहुत लोगों को मिलता है, कोई कलाकार है तो कोई उसका निर्देशक है तो कोई निर्माता है, तो कितने ही लोग लगे, उनकी टीम लगी है। इसके अंदर हरियाणा प्रदेश अपनी भूमिका निभाए, और खास करके हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी भाषा, हरियाणा के संस्कार, ये उस फिल्म के माध्यम से कैसे हम अपने प्रदेश, देश, दुनिया में फैला सकें। क्योंकि आज हरियाणा वो हरियाणा नहीं रहा जब कल्चर के नाम से केवल एग्रीकल्चर यहाँ होता था। आज कल्चर के नाम से भी हरियाणा की धाक देश और दुनिया में है। आज हरियाणवी फिल्में जब से बनने लगी हैं, उनकी डिमांड हुई है। दंगल जैसी फिल्म, और यहाँ तो कला के नाते से बहुत विधाएं चलती रही हैं। पहले फिल्म जगत से पहले भी यहाँ तो स्वांग जो हरियाणा के प्रसिद्ध होते हैं, उस स्वांग के नाते आखिर वो भी तो कला ही, फिल्म ही थी, जगत ही था। आज पर्दे पर देखते हैं, वो प्रत्यक्ष आकर के अपना दिखाते थे सब। तो इस प्रकार के सारे संस्कारों में हरियाणा बहुत आगे है। तो हरियाणवी फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक फिल्म पॉलिसी अपनी बनाई है, और उस पॉलिसी के अंदर पिंजौर में, यहीं इसी जिले में, हमने अभी कुछ भूमि को एक उसमें एक फिल्म सिटी बनाने के लिए
हरियाणा फिल्म सिटी ये बनाने के लिए उसका विचार बनाया है। बहुत जल्दी उसका प्रारूप निकलेगा और मैं जितने निर्माता हैं फिल्म के, उन फिल्म के निर्माताओं को ये आह्वान करता हूं कि चाहे बड़ा नहीं एक छोटा भी अपना स्थान लेकर के, ताकि वहां एक छोटा स्टूडियो बनाने के बाद फिल्मांकन के लिए जो आपको फील्ड की जो आवश्यकता है, पहाड़ी इलाका उत्तर प्रदेश, अपना हिमाचल और उत्तराखंड और एक जम्मू कश्मीर तक पूरा फैला हुआ है। आप कहीं भी जा कर के शूटिंग और फिल्मांकन करेंगे और वहाँ उस फिल्म को वहाँ से ला करके उसको बना के आगे भेजेंगे तो बहुत बड़ा एक लाभ होने वाला है। इसमें हमने उस पॉलिसी में हर प्रकार की फिल्मों को कुछ ना कुछ सहायता सहयोग करने के लिए भी एप्लीकेशन मांगी गई है। कुछ फिल्मों ने अप्लाई किया है। उसका निर्णय हम 10 मार्च को गुरुग्राम में एक बड़ा फंक्शन करके उन फिल्मों को जो अच्छी फिल्में हैं उनको सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर और आगे कैसे बढ़ा जाए, आप लोग क्योंकि इन फिल्मों के तज्ञ हैं, इस विधा के तज्ञ हैं, जिस प्रकार का आप हमको बताते रहेंगे हम उस विषय में और आगे बढ़ेंगे और इस फिल्म जगत के माध्यम से समाज को संस्कारित करने में हरियाणा सरकार का जो योगदान आपको अपेक्षा हो वो हम पूरा करेंगे। द्विवेदी जी ने कोई विषय में बातचीत में मैं उस समय ठीक समझ नहीं पाया कि आपने क्या कहा है, लेकिन फिर भी उस भावना को मैं ध्यान में करूं तो शायद यही कहा होगा कि इतना बड़ा ये कार्यक्रम ये जो किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के लिए कुछ सरकार की ओर से कोई अपेक्षा, मैं यही कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए राजेश जी और हमारे जो जितने भी बंधु प्रबंध व्यवस्था में लगे हैं, मैंने पूछ लिया था, मैंने कभी हमारे लायक कोई व्यवस्था हो तो बताओ। तो संकोच में कहने लगे कि खर्चा तो बहुत है। मैंने कहा चलो बता दीजिए कितना है। तो कहने लगे 1। मैंने कहा 1 लाख? कहने लगे नहीं 1 करोड़। मैंने कहा ठीक है, हम इस 1 करोड़ की व्यवस्था आपको करके देंगे और इस सारी फिल्म का उत्सव का जो खर्च है उस 1 करोड़ में आप पूरा करिए। और इसको अभी तो पहला ये फिल्म उत्सव पंचकुला में हो रहा है, इस कड़ी में आगे भी आपको आवश्यकता लगे तो हरियाणा हर समय, चाहे पंचकुला में, चाहे गुरुग्राम में, चाहे करनाल में, चाहे हिसार में, क्योंकि बहुत स्थान अब ऐसे हो गए हैं जहां इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा सकते हैं, आपको मैं निमंत्रण देता हूं। इस नाते से आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।